आज तो कमाल करना है। मम्मी जी और पूरे परिवार को ऐसा खाना खिलाऊंगी कि वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उन्हें पता तो चले उनकी नई बहू कोई साधारण कुक नहीं है, बल्कि एक मास्टर शेफ है। स्वीटी किचन की तरफ गई। हॉल में अनीता जी पूजा की थाली सजा रही थी। स्वीटी को इतनी सुबह तैयार होकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह, मेरी बहू तो सुबह सुबह एकदम लक्ष्मी बनकर तैयार है। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। नमस्ते मम्मी जी, वो आज मेरी पहली रसोई है ना, तो सोचा जल्दी उठ जाऊं। आप बताइए ना, आज नाश्ते में क्या बनाना है, सबकी क्या पसंद है? बेटा शगुन का कुछ भी मीठा तो बनाना ही है। सूजी का हलवा बना लो। और हाँ, नाश्ते के लिए हमारे घर में सब पराठे खाने के बहुत शौकीन है, तो बस अच्छे से करारे करारे आलू या गोभी के पराठे बना लो। पराठे? मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है। पराठे तो रोज बनते हैं, वो तो बहुत कॉमन है। मैं कुछ स्पेशल बनाना चाहती हूँ। मुझे बहुत कुछ आता है, इटालियन, चाइनीज, पंजाबी। मैं सोच रही हूँ आज अमृतसरी छोले भटूरे और साथ में गाजर का हलवा बनाऊं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। बेटा तेरी मर्जी है तो बना ले, पर तुझे बता दो तेरे ससुर जी और मोहित को सुबह सुबह पराठा ही जमता है। उन्हें वैरायटी से ज्यादा स्वाद और पेट भरने से मतलब है। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, शायद आपने उन्हें कभी कुछ नया और टेस्टी बनाकर खिलाया नहीं होगा ना, इसलिए उन्हें आदत नहीं है। आज जब वो मेरे हाथ के छोले भटूरे खाएंगे तो पराठे वराठे सब भूल जाएंगे। आप बस देखती जाइए। स्वीटी की बात पर अनीता जी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती। स्वीटी गर्व से किचन में चली गई। उससे किचन में जी जान लगा दी थी। भटूरे एकदम फूले फूले बने थे। छोले की खुशबू से पूरा घर महक रहा था और गाजर का हलवा तो देखने में ही शाही लग रहा था। उसे बड़े चाव से डाइनिंग टेबल सजाई। एक एक करके घर के सभी लोग टेबल पर आकर बैठ गए। लीजिए पापा जी, ये खास आपके लिए। मोहित, विनीत भैया, आज मैंने स्पेशल छोले भटूरे बनाए हैं, खाकर बताइए कैसे बने हैं। सबने खाना शुरू किया। स्वीटी उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। तारीफ सुनने के लिए उसके कान तरस रहे थे। ठीक है, अच्छे बना बहू। हाँ टेस्टी है, पर यार सुबह सुबह इतना तेल थोड़ा भारी नहीं हो जाएगा? भाभी छोले तो बढ़िया है, पर सच कहूं अगर आलू के पराठे होते और उस पर मक्खन होता, आय हाय हाय मजा आ जाता। ये भटूरे तो बस हवा है पेट में जाते ही गायब हो जाएंगे। लेकिन विनीत, ये स्पेशल है, रोज रोज पराठे खाकर आप बोर नहीं होते? बहू बोरियत कैसी, पराठा तो हमारी जान है। सुबह की चाय और पराठा मिल जाए तो दिन बन जाता है। खैर कोई बात नहीं, तुमने मेहनत की है, अच्छा है। मैंने कहा था ना बेटा, हमारे यहाँ जीभ को नहीं पेट को खुश करना पड़ता है। कोई बात नहीं, तू उदास मत हो, सबने खा तो लिया है। खा तो लिया, पर तारीफ किसी ने नहीं की। सबने ठीक है बस इतना ही बोला। हद है, इतना अच्छा बनाया था, इन लोगों को टेस्ट की समझ ही नहीं है, बस पराठा पराठा रटते रहते। अच्छा सुन स्वीटी, अब जो हो गया सो हो गया। शाम के खाने के लिए प्लीज पराठे ही बना लेना और कोई एक्सपेरिमेंट मत करना, वरना ये लोग भूखे सो जाएंगे और रात भर मुझे ताने देंगे। जी मम्मी जी, शाम को पराठे ही बना दूंगी। स्वीटी का मूड सुबह से खराब था। उसने सोचा अगर इन्हें पराठे ही चाहिए तो पराठे ही सही। उसने शाम को सादे तिकोने पराठे और आलू गोभी की सब्जी बना दी। रात को सब फिर खाने की टेबल पर बैठे। स्वीटी ने गर्मा गर्म पराठे परोसे। मोहित ने पराठे देखकर कहा, ये क्या है स्वीटी? क्या हुआ, पराठा है। मम्मी जी ने कहा था पराठा बनाने को, तो बना दिए। अरे ये तो प्लेन पराठा है, वो भी इतना सूखा, इस पर मक्खन कहाँ है? पराठे पर तो मक्खन तैरना चाहिए, तब जाकर गले से नीचे उतरता है। ये तो गले में अटक रहा है यार। भाभी लगता है आप आते ही भैया के पैसे बचाने में लग गई हो, इतनी कंजूसी। पराठा मतलब अंदर स्टफिंग होनी चाहिए, ऊपर मक्खन की नदियां बहनी चाहिए। ये सूखा पापड़ हम कैसे खाएंगे? बेटा बुरा मत मानना, पर पराठे थोड़े करारे होने चाहिए और साथ में घर का सफेद मक्खन होना जरूरी है। ये तो रोटी जैसा लग रहा है। कल से ध्यान रखना, आलू गोभी मटर किसी भी चीज का बनाओ पर भरा हुआ पराठा होना चाहिए, और पराठा बनाना एक कला है। पापा जी मैंने सोचा रात का टाइम है, स्टफ्ड पराठा भारी हो जाएगा। अरे स्वीटी, पंजाबी परिवार है हमारा, हमारे लिए कुछ भारी नहीं होता। मक्खन तो हेल्दी होता है, हड्डियों के लिए अच्छा है। तुम शहर वाली लड़कियां बस कैलोरी गिनती रहती हो। चलो अब चुपचाप खा लो, बेचारी नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी। स्वीटी चिंता मत कर, कल मैं तुझे बताऊंगी इनके मतलब का पराठा कैसे बनता है। स्वीटी किचन में वापस गई और बची हुई रोटियां बनाने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने इतनी मेहनत से कुकिंग सीखी थी, इतनी तरह की डिशेस बनानी आती थी उसे, लेकिन इस घर में तो उसका सारा हुनर फेल हो गया था। ठीक है, पराठा चाहिए ना, अब ऐसे पराठे खिलाऊंगी कि जन्मों तक याद रखेंगे। अगले कुछ दिन स्वीटी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। उसका किचन अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था, जहां उसका मुकाबला आटे, आलू और गोभी से था। वो रोज सुबह उठती और पराठे बेलने में लग जाती।
उसे लगा था वो जल्दी ही सबको खुश कर देगी, लेकिन ससुराल वालों के पराठा स्टैंडर्ड्स कुछ ज्यादा ही ऊंचे थे। एक दिन स्वीटी ने आलू के पराठे बनाए। यार स्वीटी, इसमें आलू का आटा ज्यादा लग रहा है, थोड़ा मसाला तेज रखा करो ना। अरे बेटा, पराठे फट गए, अच्छे से बनाओ, बाकी सब ठीक है। अब स्वीटी ने अगले दिन गोभी के पराठे बनाए। स्वीटी बेटा, ये तो कच्चे रह गए, थोड़े और कुरकुरे होने चाहिए, मजा नहीं आया, अगली बार थोड़ा अच्छे से सेकना। पापा जी, मेरे हिसाब से तो सही सीखे है। अरे भाभी, पराठे थोड़े छोटे बनाओ और लो फ्लेम पर सेको, आपको अभी सीखने में टाइम लगेगा। स्वीटी रोज नई कोशिश करती, सब पराठे बड़े चाव से खाते पर कुछ न कुछ कमी निकाल ही देते। इसी तरह बुधवार को उसने पनीर के पराठे बनाए। भाभी, पराठे खाकर तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है, मजा आ गया। बस पनीर के पराठे ना थोड़े रबर जैसे हो गए, और मक्खन का बिना मक्खन के गले से नीचे नहीं उतरता। अरे मैंने पराठे के साथ ये सब्जी बनाई है ना, इसके साथ खाइए, अच्छा लगेगा, और मक्खन डाला तो है मैंने। जो भी हो भाभी, कुछ कमी तो है। बेटा, बेकार में ही तू सब्जी बनाती है, यहाँ कोई सब्जी खाता ही नहीं है, बस तू अच्छे अच्छे पराठे बनाया कर और खिलाया कर, हमें और कुछ नहीं चाहिए। स्वीटी की हालत खराब थी, कोई उसकी मेहनत देख ही नहीं रहा था, बस कमियां निकाल रहा था। एक दोपहर स्वीटी अपने कमरे में उदास बैठी थी, तभी उसका फोन बजा। उसकी बेस्ट फ्रेंड नेहा का कॉल था। हेलो मैडम, कौन सी दुनिया में हो? ना कॉल ना मैसेज, शादी क्या हुई, सहेलियों को भूल गई? अरे नहीं यार नेहा, कहाँ भूल सकती हूँ तुम सबको, अब क्या बताऊं, ससुराल में थोड़ी बिजी हूँ। क्या हुआ, आवाज इतनी मरी मरी क्यों है? सब ठीक तो है ना? तो तेरा राजकुमार मोहित ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, सब बहुत अच्छे हैं, ख्याल भी रखते हैं, पर यार उनके खाने की आदतों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। ऐसा भी क्या खाते हैं ये लोग? अब क्या बताऊं, मैं उन्हें पनीर खिलाना चाहती हूँ तो वो पराठे मांगते हैं, पिज्जा बनाती हूँ तो कहते हैं रोटी लाओ, सुबह पराठा शाम को पराठा, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, स्टफिंग ज्यादा हो, कुरकुरा हो, मक्खन टपकता हो। थक गई हूँ यार, मुझे लगता है मैं बावर्ची बन गई हूँ, जो बनाती हूँ उसमें नुक्स निकाल देते हैं। ओहो, तो ये पराठा पुराण चल रहा है। देख स्वीटी, ये पंजाबी परिवार है, इनका डीएनए ही गेहूं और मक्खन से बना है, तो इनसे लड़ नहीं सकती, पर हाँ तो इनके दिमाग से खेल सकती है। क्या मतलब? देख, इन्हें पराठा चाहिए ना, तो तू इन्हें पराठा ही खिला, लेकिन एक काम कर, पराठे का साइज छोटा कर दे और मक्खन का साइज बड़ा कर दे। देख, छोटे छोटे पराठे बना, एकदम पतले और कुरकुरे, और उस पर सफेद मक्खन का इतना बड़ा डला रख कि पराठे दिखे ही नहीं। जब तू रोज रोज सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ पराठे खिलाएगी ना, एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद हाथ छोड़ेंगे और कहेंगे बहू दाल चावल बना ले। ये आइडिया पक्का काम करेगा ना? कहीं उल्टा ना पड़ जाए। मेरी गारंटी है यार, तो बस मक्खन की कंजूसी मत करना, उनके नस नस में कोलेस्ट्रॉल मेरा मतलब स्वाद भर दे, फिर देख तमाशा। ठीक है नेहा, अब यही ब्रह्मास्त्र चलाकर देखती हूँ। थैंक यू यार, बाय बाय। अगली सुबह स्वीटी जल्दी उठी, उसने आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाई, छोटे छोटे पराठे बेले, उन्हें घी में खूब अच्छे से लाल कर दिया, फिर उसने फ्रिज से ताजा सफेद मक्खन निकाला और हर छोटे पराठे पर एक बड़ा चम्मच भरकर मक्खन रखा। मक्खन इतना था कि पराठा उसके नीचे छुप गया था। नाश्ता तैयार है, आ जाइए सब लोग। सब टेबल पर आए, प्लेट देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह स्वीटी, ये क्या है? ये पराठे तो कितने क्यूट है, छोटे छोटे एकदम बिस्किट जैसे। अरे भाई साहब, ये मक्खन देखो। भाभी मान गया आपको, आज तो दिल खुश कर दिया। इसे कहते हैं असली पराठा, मक्खन ऐसा होना चाहिए कि नदी बहे। एकदम कुरकुरा। आज तो तूने कमाल कर दिया बेटा। पहले वाले पराठे बड़े होते थे तो वो बीच से कच्चे रह जाते थे या नरम पड़ जाते थे, ये छोटे वाले एकदम करारे हैं, और मक्खन की तो बात ही क्या। आहा, मजा आ गया नाश्ते में। हैं? मैंने तो इन्हें चिढ़ाने के लिए छोटे बनाए थे, ये तो खुश हो गए। मैंने इतनी मेहनत से बड़े बड़े स्टफ्ड पराठे बनाए थे, तब नखरे थे, और आज ये टिक्की जैसे पराठे पर फिदा हो गए। ये घर वाले हैं, ये एलियंस। ये आइडिया बहुत अच्छा है, छोटे पराठे खाने में भी आसानी होती है और देखने में भी कितने सुंदर लगता है। बस बेटा, आपसे रोज ऐसे ही बनाना। जी मम्मी जी, आपको पसंद आया, मेरे लिए यही काफी है। अब देखिए मैं कैसे आप लोगों को इन छोटे बमों से बोर करती हूँ। मैंने आपकी पराठों की आदत ना छुड़वा दी तो मेरा नाम भी स्वीटी नहीं। स्वीटी को लगा था उसने जंग जीत ली है, नेहा का प्लान काम कर गया था, तारीफ मिल रही थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि छोटा पराठा एक नई मुसीबत लेकर आने वाला है। जो 2 पराठे खाते थे, अब उसे पेट भरने के लिए 8 छोटे पराठे चाहिए थे। स्वीटी की मेहनत कम नहीं हुई थी, बल्कि अब उसे 4 गुना ज्यादा बनाना पड़ रहा था। स्वीटी यार, ये तो खत्म हो गया, 2 और लाना। ये इतने टेस्टी है, पता ही नहीं चलता कब प्लेट खाली होगी। अब जाकर तुम्हारे हाथों में असली स्वाद आया है।
भाभी मेरे लिए भी 4 एक साथ ले आना है, एक एक करके लाने में फ्लो टूट जाता है। और हाँ, मक्खन का टुकड़ा थोड़ा बड़ा रखना, पिछले वाले में पिघल गया था जल्दी से। बहू मान गए तेरे हाथ को, क्या करारे पराठे हैं। दांतों को मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, मुंह में जाते ही मक्खन के साथ घुल जाते हैं। ला बेटा दो और, ला, आज तो जी भरकर पराठे खाऊंगा। जी पापा जी, अभी लाई। हे भगवान, ये लोग आदमी है या वैक्यूम क्लीनर, बस पराठे अंदर खींचते जा रहे हैं। नेहा ने कहा था ये लोग जल्दी ही बोर हो जाएंगे, पर यहाँ तो इनका लालच बढ़ता ही जा रहा है। छोटे पराठे बनाने में दुगनी मेहनत लग रही है। पहले एक बार बेलती थी तो काम हो जाता था, अब उसी आटे के लिए 4-4 बार बेलना पड़ता है। हाय, मेरी तो कमर टूट गई। बेटा हाथ थोड़ा तेज चला, विनीत को कॉलेज के लिए देर हो रही है। और सुन, शाम को भी यही वाले बनाना, गोभी के छोटे वाले। जी मम्मी जी। समस्या सिर्फ पराठे बेलने की नहीं थी, समस्या थी मक्खन की। अब हर छोटे पराठे पर एक बड़ा टुकड़ा मक्खन का जाता था, तो घर का मक्खन हर रोज खत्म हो जाता था। बाजार का मक्खन इन्हें पसंद नहीं था, इसलिए स्वीटी अब सुबह 5 बजे उठकर मलाई जमा करती और मक्खन निकालती। शादी से पहले सोचा था पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, पर यह नहीं पता था कि ये रास्ता इतना मुश्किल होगा। रोज सुबह उठो, घंटों तक इसे मथो। मेरे तो हाथों में दर्द हो गया है मक्खन निकाल कर। तभी अनीता जी नहा धोकर किचन में आती है। अरे वाह स्वीटी बेटा, ताजा मक्खन, इसकी ना खुशबू ही अलग होती है। देख कितनी अच्छी महक आ रही है। तेरे हाथ का मक्खन खाकर ही तेरे पापा जी और मोहित इतने खुश रहते हैं। जा जल्दी से पराठे चढ़ा दे, मक्खन तो निकल गया। जी मम्मी जी, मैं सभी बनाती हूँ। तारीफ तो ऐसे कर रही है जैसे मैंने एवरेस्ट जीत लिया। कोई मेरी हालत भी तो देख लो। 1 महीना बीत चुका था। स्वीटी अब एक पराठा मशीन बन चुकी थी। उसके हाथ में छाले पड़ गए थे और कपड़ों से हमेशा घी की महक आती थी। वो बिस्तर पर निढाल पड़ी थी कि तभी उसका फोन बजा। हेलो स्वीटी, कैसी है मेरी मास्टर शेफ? और बता कैसा चल रहा है तेरा छोटा पराठा बड़ा मक्खन वाला प्लान? अब तो तेरे ससुराल वाले बोर हो गए होंगे ना पराठों से, हाथ जोड़कर दाल चावल मांग रहे होंगे। अरे तू चुप कर नेहा, तेरा प्लान एकदम बकवास था। बोर होना तो दूर, उन्हें तो लत लग गई है। वो अब और ज्यादा खाते हैं। पहले मैं 10 पराठे बनाती थी, अब 40 बनाती हूँ। सारा दिन किचन में मक्खन निकालती हूँ और लोइयां बेलती हूँ। मेरी जिंदगी आटा और घी के बीच पिस कर रह गई है। तेरा आइडिया तो मुझे ले डूबा। अरे यार, मुझे क्या पता था तेरे ससुराल वाले इतने बड़े पेटू निकलेंगे। खैर छोड़, मेरी सुन, मेरी शादी फिक्स हो गई है। अच्छा, बधाई हो। तुझे भी पराठे बेलने पड़ेंगे तब पता चलेगा। अरे नहीं यार, वो लड़का साउथ इंडियन है और उसके घर वाले बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। वो लोग तेल की बिल्कुल नहीं खाते, बस इडली डोसा उबली हुई सब्जियां। वहां पराठा तो छोड़, मक्खन का नाम लेना भी मना है। क्या तुझे ऐसा ससुराल मिला जहां पराठा नहीं बनाना पड़ेगा? नेहा, तू ना बहुत नसीब वाली है, भगवान ने तुझे बचा लिया। यहाँ तो मैं घी की नदी में डूब रही हूँ। जा तू इडली खा और मजे कर। स्वीटी ने झुंझलाकर फोन बेड पर फेंक दिया। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में बस यही लिखा है? तभी बाहर से मोहित की आवाज आई। स्वीटी, शाम की चाय के साथ वो छोटे वाले मेथी के पराठे बना देना, ज्यादा मक्खन के साथ। शाम हो चुकी थी। स्वीटी किचन में पिछले 2 घंटे से खड़ी थी। नेहा की बातों ने उसे और चिड़चिड़ा बना दिया था। उसने ढेर सारे छोटे छोटे पराठे बेले और मथनी से ताजा मक्खन निकाला। एक बड़ी हॉटकेस में पराठे रखे और भारी कदमों से डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी। परिवार के सभी लोग टेबल पर बैठे गपशप कर रहे थे। लीजिए, खाना तैयार है, वही आपकी पसंदीदा छोटे पराठे और मक्खन। शुरू हो जाइए। स्वीटी को उम्मीद थी रोज की तरह सब टूट पड़ेंगे, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मोहित ने पराठे की तरफ देखा और कहा, अरे स्वीटी रुको, पराठे रहने दो अभी। ये बताओ आज सब्जी क्या बनाई है? मोहित की बात सुनकर स्वीटी हैरान रह गई। सब्जी? मोहित, आपने सब्जी पूछी? मतलब आप पराठे नहीं खाएंगे? अरे यार, रोज रोज वही पराठे, इंसान बोर नहीं होगा क्या? आज मन कर रहा है कुछ चटपटा, मसालेदार और ग्रेवी वाला सब्जी खाने का। स्वीटी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कि नेहा का बोरियत वाला प्लान देर से ही सही पर काम कर गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बच्चों की तरह उछल पड़ी। थैंक गॉड मोहित, मैं जानती थी एक दिन आप लोग इन पराठों से उब जाएंगे। आपने सब्जी पूछी ना? अरे मैं अभी शाही पनीर बना देती हूँ या फिर दम आलू। नहीं, मलाई कोफ्ता बना दो। मुझे बस 15 मिनट दीजिए, मैं अभी किचन में जाकर ऐसा डिनर तैयार करती हूँ कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। फाइनली आज मुझे मेरी कुकिंग स्किल्स दिखाने का मौका मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ मोहित। स्वीटी इतनी खुश थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसे पराठा जेल से आजादी मिल गई हो। वो मुड़कर किचन की तरफ भागने वाली थी। स्वीटी अभी पलटी ही थी कि पीछे से पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगा।
क्या हुआ? आप लोग क्यों हंस रहे हैं? अरे मेरी भोली स्वीटी, इधर आओ, बैठो। मैं तो मजाक कर रहा था पगली, हमें कोई सब्जी वब्जी नहीं चाहिए, हमें तो बस तुम्हारे ये जादुई छोटे पराठे ही चाहिए। मजाक? मतलब आप बोर नहीं हुए? भाभी बोर? अरे ये छोटे पराठे और उस पर वो पिघलता हुआ बड़ा मक्खन, ये दुनिया का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इससे कोई बोर कैसे हो सकता है? हम तो बस आपकी टांग खींच रहे थे। बहुत सच बताओ, जब से तूने ये छोटे पराठे बनाने शुरू किया है मेरी भूख बढ़ गई है। और हाँ, याद है उस दिन तूने अचार की टिक्की के साथ पराठे बनाए थे? आज जरा वो वाले अचार साथ में ले आना। ओ खट्टा मीठा स्वाद मक्खन के साथ, उफ क्या लगता है। हाँ यार, वो अचार वाली ट्रिक तो गजब थी। जाओ ना स्वीटी, हमारे लिए वही अचार ले आओ। और हाँ, पराठे थोड़े और ले आना, ये खत्म होने वाला है। सब्जी का क्या है, वो तो घास फूस है, असली मजा तो पराठे में है। स्वीटी ने अपना माथा पीट लिया। इनका कुछ नहीं हो सकता। उसकी सारी उम्मीदें, सारे सपने एक पल में धुल गए। उसे समझ में आ गया था कि ये जिंदगी भर बस पराठे ही खाने वाले हैं और उसे जिंदगी भर ये छोटे पराठे मक्खन के साथ बनाने हैं। उसने बेबसी से किचन की तरफ देखा जहां आटा और मक्खन उसका इंतजार कर रहे थे। ठीक है, लाती हूँ अचार और पराठे भी। दैट्स माय गर्ल, जल्दी लाओ, मक्खन पिघल रहा है। शौर्य, जिद मत करो, मैंने कहा ना अभी मैं बिजी हूँ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। कब बात करोगे पापा? अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं एक मोबाइल फोन तो डिजर्व करता ही हूँ। अरे तो मैं कहाँ तुझे मना कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन रुक जा, कुछ दिन बाद जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो ले लेना। इतने दिनों से आपके और मम्मी के फोन से काम चला रहा हूँ, कब तक ऐसे ही काम चलाता रहूं? अब बस हो गया पापा, अब मुझसे नहीं रहा जाता, मुझे कल ही फोन चाहिए। कल तो पॉसिबल नहीं है, अगर आप फोन नहीं दिलाओगे तो मैं दादाजी से बोलूंगा। दादाजी आप ही कुछ कीजिए ना। अरे हुआ क्या है ये तो बता। दादाजी अब तो मैं कॉलेज में जा रहा हूँ ना, 12वीं भी कंप्लीट हो गई, तो बस पापा से एक नया फोन मांग रहा हूँ, लेकिन पापा मना कर रहे हैं। खबरदार अगर मेरे सामने उस डिब्बे की बात भी की तो। क्यों दादाजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा ना कहूँ तो क्या कहूँ, अरे इस डिब्बे जैसे फोन की वजह से लोगों में एकता ही खत्म हो गई है, सब बस अपना अपना डब्बा लेकर अपने में ही बिजी हो गए हैं। नहीं नहीं दादाजी, ऐसा नहीं है, बल्कि फोन से तो हम बाकी सबसे और आसानी से बात कर सकते हैं, और वो भी जब चाहे तब, जहां चाहे वहां। अरे चुप कर, किसी को उससे आजकल वो क्या चल रहा है जो 15-15 सेकंड की वीडियो होती है, रील्स। हाँ रील्स, किसी को रील से फुर्सत मिले तब ना वो किसी को फोन लगाकर उससे बात करेंगे। नहीं नहीं, इस घर में कोई फोन का नाम नहीं लेगा, और मेरे जीते जी तो बिल्कुल नहीं। क्या दादाजी, दादाजी लोग पोते का साथ देते हैं और आप है कि। अरे चुप कर, अभी तुझे दुनिया की समझ नहीं है, तुम लोगों को तो शुरू से ही अपने अपने में रहने को सिखाया गया है, लोगों से मिलना जुलना, रिश्ता बनाना ये तुम लोगों को कहाँ पता है। और अगर ये मोबाइल फोन मिल गया तुम लोगों को तो और किसी से मिलोगे जुलोगे नहीं, पता नहीं आजकल की जनरेशन को हो क्या गया है। दादाजी को समझाना बेकार है, मुझे पापा से ही बात करनी पड़ेगी, उन्हीं को समझाना पड़ेगा। अरे कहाँ जा रहा है, फोन की बात सुनते ही नहीं बनी तो चलता बन रहा है। काम है दादाजी, बाद में आता हूँ आपके पास। हाँ हाँ जा जा, पता है कि नहीं आएगा। अरे क्यों बच्चे के पीछे पड़े हो? मैं बच्चे के पीछे पड़ा हूँ? अरे मैं तो इन लोगों के लिए अच्छा बोलता हूँ, लेकिन तुम्हें और उसे बाकी सबको लगता है कि मैं ही गलत हूँ। वक्त बदल गया है, क्यों नहीं समझते आप? वक्त नहीं बदला है, लोग बदल गए हैं। अरे जो लोग अपने शुरुआती दिन को भूल जाए, अपनी परंपरा को भूल जाए, वो लोग बदलते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, आप शांत हो जाइए और चलिए चाय पीने। चलो, पता नहीं लोग कब समझेंगे। हाँ हाँ, सारा समझाने का ठेका तो आपने ही ले रखा है। कुछ कहा तुमने? नहीं तो कुछ भी नहीं, आप चलिए, मैं भी आ रही हूँ। हाँ सब समझता हूँ मैं तुम लोगों का। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? पापा ने मुझे नया स्मार्टफोन दिला दिया है, वही लेकर आ रहे हैं, मैं तो देखने जा रहा। अरे रुक रुक, कहाँ जा रहा है? जाने दीजिए ना पापा, बच्चा है। और तुमने इस बच्चे को स्मार्टफोन दे दिया? अरे खुद तो लोगों से बातचीत नहीं करते हो और उसे भी अब अपने जैसा बनाने के लिए ट्रेन कर रहे हो, क्यों दिलाया स्मार्टफोन तुमने? पापा आज के टाइम में स्मार्टफोन जरूरी है, पढ़ाई के लिए, कनेक्शन के लिए और बातचीत करने के लिए भी। अरे हम भी तो बातचीत करते हैं, लैंडलाइन है ना घर में, उस पर कर लेता बात। पापा अब शौर्य कहीं बाहर जाएगा तो लैंडलाइन लेकर तो नहीं जाएगा ना? अरे तो बाहर जाकर फोन करना ही क्यों है?
अरे तुम लोगों का सारा सिस्टम ही खराब है, और उसे और ज्यादा खराब करने के लिए तुमने अपने सपूत को वो डिब्बा दे दिया। अब वो जो कभी कभी बाहर अपना चेहरा दिखा दिया करता था, अब पूरा दिन उसी डब्बे में लगा रहेगा। नहीं पापा, ऐसा नहीं होगा, हम ध्यान देंगे। अरे तू पहले खुद पर ध्यान दे ले बेटा। माँ, पापा को समझाइए ना। समझाऊंगी बेटा, समझाऊंगी। तू जा, थोड़ा आराम कर। आराम करने का टाइम कहाँ है माँ, बहुत काम पड़ा है। वो तो शौर्य जिद कर रहा था, इसलिए उसके साथ जाना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, उसके लिए वो भी जरूरी था। पढ़ाई लिखाई के लिए ये सब के बिना कहाँ चलने वाला है आजकल। वही तो माँ, लेकिन पापा को कौन समझाए? वक्त आने पर सब समझ जाएंगे, देखिए क्या होता है। माँ, माँ, कहाँ हो आप? अरे अरे, यहाँ हूँ, कपड़े तह लगा रही हूँ। इतना क्यों चिल्ला रहा है? अरे बात ही कुछ ऐसी है, ये देखो मेरा नया फोन। अरे वाह, आखिर बना लिया तूने अपने पापा को। हार नहीं मानता है। ऐसे कैसे हार मान लेता माँ, आखिर इतने टाइम से इस दिन का वेट कर रहा था। बताओ ना, कैसा है फोन? अच्छा है, अच्छी चॉइस है तेरी। हाँ माँ, मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था कि जैसे ही ये वाला फोन लॉन्च होगा वैसे ही इसे खरीदूंगा। इसका प्रोसेसर, स्टोरेज, कैमरा सब बहुत अच्छा है। चल फिर, अब इसे अपनी पढ़ाई के लिए यूज कर, इसका मिसयूज नहीं करना है, समझा? हाँ माँ, ये भी कोई कहने वाली बात है। वैसे हाँ, मैं आपसे किसी दूसरे काम के लिए आया था। क्या? बोलना। याद नहीं आ रहा। अरे हाँ, ये कहना था कि पीयूष आ रहा है कुछ देर में मेरा नया स्मार्टफोन देखने, तो आप कुछ बना दो ना। अच्छा हुआ तूने मुझे अभी बता दिया, मैं तो मार्केट के लिए निकलने वाली थी। मतलब मैं टाइम पे था। चल ठीक है, मैं बना दूंगी। ठीक है। कुछ देर बाद शौर्य का फ्रेंड पीयूष घर पर आता है। आजा पीयूष, आजा, बैठ। हाँ भैया, बैठता हूँ। और बता, कैसा लग रहा है नया फोन लेकर? मजा आ रहा है, और क्या। देखना कितना मस्त फोन है, मेरे घर में सबसे महंगा और लेटेस्ट फोन अभी तक मेरे पास ही है। ओहो, ये तो सच में मस्त लग रहा है। इसमें गेम खेलने में, मूवीज देखने में तो मजा ही आ जाएगा यार। अरे चुप कर, क्या कर रहा है? कोई सुन लेगा तो बताएगा मुझे। अरे पढ़ाई की वजह से तो फोन मिला है। अच्छा सॉरी सॉरी, वैसे फोन तो मस्त है। अरे तो है भी किसका, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अपना फोन चेंज कर लो। अरे नहीं भाई, मेरा भी ठीक है। ये लो बेटा, आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाउमीन, खाओ और मजे करो। अरे वाह आंटी जी, आपने तो दिल खुश कर दिया। अच्छा चलो फिर खाओ तुम लोग, मैं पानी लाती हूँ। जैसे ही मीना किचन में जाने के लिए मुड़ती है, लैंडलाइन पर फोन आ जाता है। तुम दोनों खाओ, मैं देखती हूँ किसका फोन है। शौर्य, ये तो लैंडलाइन है ना, जो पुराने जमाने में चलता था? हाँ हाँ, ये वही है। तो तेरे घर में अभी तक लैंडलाइन चलता है और तुम लोग इसका भी यूज करते हो? तेरे घर में किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है क्या? है ना। अरे वो लैंडलाइन तो ऐसे ही रखा हुआ है, कभी कभी दादाजी यूज करते हैं। ओह, वैसे काफी ओल्ड फैशन लोग हैं तुम्हारे घर वाले। ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने म्यूजियम में आ गया हूँ। अच्छा, तो तुझे मेरा घर म्यूजियम लगता है? कबाड़ खाना भी बोल सकते हैं। अब तू ही बता, इतने पुराने जमाने की चीज रखी दिखेगी तो मैं तो क्या, कोई भी यही बोलेगा। कोई क्या बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे सामने वाले से फर्क पड़ता है, यानी तुझसे। और तूने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, इसलिए चला जा यहाँ से। अच्छा, तो तू मुझे जाने के लिए कह रहा है? चल, अब ग्रुप पे देखना कैसे तेरी खिल्ली उड़वाता हूँ। बाबा आदम के जमाने के लैंडलाइन वाले म्यूजियम में यही शौर्य का घर है। बहुत हो गया तेरा, चल जा अब यहाँ से। शौर्य के तेज चिल्लाने की वजह से पीयूष वहां से चला जाता है और बाकी घर वाले हॉल में आ जाते हैं। अरे क्या हुआ, कौन चिल्ला रहा है? क्या हुआ शौर्य बेटा, और पीयूष कहाँ गया? अरे अब बोलेगा कुछ? क्या बोलूं, चला गया वो, मेरा मजाक बना के गया है, वो भी इस खटारा लैंडलाइन की वजह से। चुप हो जा, खटारा नहीं है वो लैंडलाइन, समझा? आइंदा उसे खटारा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खटारा नहीं है तो क्या है दादू, आज इसकी वजह से मेरा मजाक बन गया। मैंने कहा ना इसे खटारा मत बोल। अरे तुम्हें क्या पता मेरे लिए इसकी क्या कीमत है। जब मैं आर्मी में था तो यही लैंडलाइन मुझे तेरी दादी से जोड़े रखता था, इसी पर हम घंटों बात किया करते थे। अच्छा? हाँ बेटा, ये लैंडलाइन महज एक लैंडलाइन नहीं है, उस जमाने में हमारे लिए ये किसी भी चीज से बहुत कीमती था। और एक बात, इधर बैठ, बताता हूँ। हाँ दादाजी। ये जो लैंडलाइन है ना, उस जमाने में सबको जोड़ कर रखता था। कैसे? अरे उस जमाने में आज की तरह सबके पास लैंडलाइन नहीं हुआ करता था,
पूरे मोहल्ले में एकमात्र हमारा घर था जहां लैंडलाइन था, तो मोहल्ले के सब लोग हमारे घर इसी लैंडलाइन पर अपने घर वालों, दोस्तों और शुभचिंतकों से बात करने आते थे। सब लोग? हाँ, सब लोग। कभी कभी तो इतनी भीड़ हो जाती थी कि सब लाइन लगाकर बैठ जाते थे। साथ में हंसी मजाक, खूब टांग खिंचाई होती थी सबकी। बेटा, उन दिनों की बात याद करता हूँ तो आंखें नम हो जाती है। देख, आंखें भर आई तेरे दादू की। सच में दादू, मुझे नहीं पता था कि उस जमाने में इस लैंडलाइन की इतनी कीमत थी। अरे सोने से भी ज्यादा कीमत थी। और था नहीं, अभी भी है। मेरे लिए ये लैंडलाइन आज भी मुझे उन दिनों की याद दिलाता रहता है। सॉरी दादाजी, मैंने इस लैंडलाइन को खटारा बोल दिया उसके लिए। आज बोल दिया, आज के बाद मत बोलना। तू तो अच्छा बच्चा है, समझदार भी है ना। जी दादू। अपने दादा की बात सुनकर शौर्य समझ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। रात हो जाती है, शौर्य पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है। अरे ये क्या, पीयूष ने तो सबको बता दिया लैंडलाइन के बारे में। सब कितना मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। रुको, अभी बताता हूँ। लेकिन क्या बोलूंगा, क्या सफाई दूंगा? चल शौर्य, खाना खा ले। क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ नहीं माँ। क्या हुआ बेटा, बोलना। कुछ नहीं माँ, वो पीयूष ने लैंडलाइन के बारे में सबको बढ़ा चढ़ाकर बता दिया ग्रुप पे, तो सब मेरा मजाक बना रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। मुझे गुस्सा आ रहा है, एक लैंडलाइन की वजह से सब मेरा मजाक बना रहे हैं। शौर्य, कोई बात नहीं। ऐसे कैसे माँ, ऐसा थोड़ी होता है। मैं दादा की फीलिंग्स और इमोशंस समझता हूँ, लेकिन मेरी भी कोई इज्जत है। लैंडलाइन हटा नहीं सकते, लेकिन छुपा तो सकते हैं ना। खबरदार, ऐसा करना भी मत। ठीक है, चल खाना खाने। हाँ। अगले दिन शौर्य हॉल में पढ़ाई कर रहा था। वहीं उसके दादा दादी भी बैठे थे। ये हो गया, ये हो गया, अब ये करना है। ये तो टफ है। अचानक से लैंडलाइन बजता है। उफ, जब देखो ये लैंडलाइन बजता ही रहता है। तंग आ गया हूं मैं इससे। आज इसका किस्सा खत्म करके रहूंगा। क्या करने जा रहा है? रुक जा, रुक। क्या करने जा रहा है शौर्य? किस्सा खत्म करने इस लैंडलाइन का। अब बहुत हो गया, अब और टॉलरेट नहीं कर सकता मैं। शौर्य लैंडलाइन हाथ में उठाकर उसे पटकने वाला होता है, तभी उसका हाथ मीना पकड़ लेती है। ये क्या करने जा रहा था शौर्य? परेशान हो गया हूं माँ। अरे क्या परेशान हो गया था? तुझे बताया था ना कि वो कितना कीमती है। रख दे बहू उसे जगह पर, और तू इधर आ मेरे पास। बोलिए। बैठ इधर। तुझे पता है तू क्या करने जा रहा था? एक पल में हमारी सबसे कीमती चीज तोड़ देता। अरे कुछ नहीं होता दादू, एक लैंडलाइन ही तो है। मैं समझता हूँ आपके इमोशंस को, लेकिन फिर भी आजकल के जमाने में ये सब कौन रखता है? आपको पता भी है मेरी कितनी बेइज्जती हुई है सिर्फ इस लैंडलाइन की वजह से। मुझे नहीं पता, लेकिन तुझे तो पता है ना बेटा कि ये हमारे लिए कितना कीमती है। अरे सुन, 70 की बात है, जब मैं बॉर्डर पर था, पूरे 1 महीने तक मेरी तेरी दादी से बात नहीं हुई थी। अरे कहाँ जा रहा भानु प्रताप? देखने जा रहा हूँ अगर श्री से बात हो सके तो। अरे आज भी लैंडलाइन नहीं आया, वापस चल बॉर्डर पर। लेकिन आज तो आने वाला था ना, 1 महीना हो गया। कल आएगा, कल बात कर लेना। अरे कितने दिन से यही तो सुनते आ रहे हैं, चल एक दिन और से ही। अगले दिन। ओए भानु प्रताप, जा लैंडलाइन आ गया है, 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, जा जल्दी से बात कर ले। अरे वाह, आज सच में आ गया। ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे बाप रे, इतनी लंबी लाइन, साइड से जाकर बात कर लेता हूँ। हेलो श्री। हेलो, कैसे हैं आप? इतने दिनों बाद क्यों फोन किया? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है श्री, तुम कैसी हो? आपके बिना कैसी होंगी? आपको पता भी है मैंने आपका कितना इंतजार किया। हाँ मुझे पता है, मैं खुद इस लैंडलाइन का रोज कितना इंतजार करता था वो मैं ही जानता हूँ। आखिर घर से इतनी दूर यही लैंडलाइन है जो हमें जोड़ के रखता है। पूरे 1 महीने हमारी बात नहीं हो पाती थी, लेकिन जब होती थी तो इसी लैंडलाइन की मदद से होती थी, समझा? मैं तो ना रह पाता ऐसे। वही तो, इसलिए बेटा ये लैंडलाइन हमारे लिए बहुत कीमती है। आज जो करने जा रहे थे तुम, वैसा आगे कभी सोचना भी मत। सॉरी दादू, अब से ऐसा नहीं करूंगा। अच्छे बच्चे। शौर्य फिर से अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगता है। बार बार लैंडलाइन के बजने से उसे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। हे भगवान, अब मुझे इस लैंडलाइन से इतनी नफरत क्यों होने लगी है? इसके बजने से तो सर दुखने लगा है। क्या हुआ बेटा, सर पर हाथ रखकर क्यों बैठा है? माँ, ये लैंडलाइन इतना क्यों बज रहा है? अरे तेरे दादा के दोस्तों का फोन आ रहा है इसलिए।
अच्छा, आज बात कर ले दादाजी, रात में लैंडलाइन छुपा दूंगा। अगले दिन, अरे लैंडलाइन कहाँ गया? श्री, धीरे धीरे बोलो। अरे क्यों चिल्ला रहे हैं, बताइए क्या हुआ? अरे ये लैंडलाइन कहाँ गया? यहीं पे तो था, कहाँ गया? कल आपने ही तो आखिरी बार फोन किया था। हाँ मैंने किया था, लेकिन यही रख भी दिया था। रख दिया तो फिर कहाँ है? अरे मुझे पता होता तो क्या मैं तुमसे क्यों पूछता? श्री, मुझे वो लैंडलाइन चाहिए, तुम्हें पता है ना वो। आप परेशान मत होइए, लैंडलाइन मिल जाएगा। कहाँ जाएगा? बैठिए यहाँ। मीनू। हाँ माँ, लैंडलाइन देखा है क्या कहीं? नहीं माँ, लैंडलाइन वहीं होगा ना जहाँ रखा रहता है। वहां नहीं है। कहीं शौर्य ने तो कुछ नहीं किया। शौर्य को बुला कर लाओ, उससे पूछो। शौर्य, शौर्य। हाँ माँ, क्या हुआ, क्या बात है? शौर्य, लैंडलाइन नहीं मिल रहा बेटा, क्या तुमने लैंडलाइन लिया था? नहीं माँ, मैं क्यों लूंगा लैंडलाइन, मेरे पास तो स्मार्टफोन है ना। कहीं तुमने कुछ किया तो नहीं उसके साथ? सच सच बताओ मुझे। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है वो लैंडलाइन दादाजी के लिए कितना कीमती है, मैं नहीं जानता वो कहाँ है। अगर शौर्य नहीं जानता कि लैंडलाइन कहाँ है तो कौन जानता है? वही तो उसके पीछे पड़ा था। हाँ, लेकिन शौर्य लैंडलाइन के बारे में नहीं जानता, मैंने कई बार पूछा। अगर उसे पता होता वो बता देता मुझे। अगर शौर्य नहीं जानता तो और कौन जानता है? कहीं कोई चुरा के तो नहीं ले गया? क्या बात कर रही हो मीनू, आखिर कौन इतना पुराना लैंडलाइन चुरा के ले जाएगा? तो और क्या हो सकता है? जब से लैंडलाइन गायब हुआ है, पापा जी ना कुछ खा रहे हैं ना सो रहे हैं, बस लैंडलाइन की रट लगाए हुए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। शौर्य दरवाजे से संजय और मीनू की बात सुन रहा था। दादाजी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, आराम भी नहीं किया, किसी से कुछ बोल भी नहीं रहे। नहीं शौर्य, तू अपनी सुकून और इज्जत के लिए अपने दादाजी को परेशान नहीं कर सकता है। संजय और मीनू शौर्य के दादा के कमरे में जाते हैं। माँ, पापा ने कुछ खाया? अरे कहाँ कुछ खाया, सुबह से बस ऐसे ही बैठकर दीवार को घूर रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है संजय। दादाजी। शौर्य, ये तुमने? दादाजी, ये लीजिए आपका लैंडलाइन, और मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये लैंडलाइन आपके लिए कितना कीमती है। मैंने सोचा मैं इसे छुपा दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी ऐसी हालत मैं नहीं देख सकता, इसलिए आपको आपकी अमानत सौंपने आया हूँ। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, इसलिए मैं सजा के लिए भी तैयार हूँ। मेरा लैंडलाइन मिल गया, मेरा लैंडलाइन मिल गया। मैंने कितना याद किया इस लैंडलाइन को, मेरी तो सांसें ही अटक गई थी, लेकिन मेरा पोता मेरी सांसें वापस ले आया। देखा शौर्य, अब समझा तू, लैंडलाइन महज एक लैंडलाइन नहीं, पापा के लिए ये यादों का पिटारा है। एक लैंडलाइन की 1000 कहानियां हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी, इसलिए जो तूने आज किया आगे कभी मत करना। जी पापा, मैं समझ गया। अरे रहने दे संजय, आजा, तुझे इस लैंडलाइन की एक और कहानी सुनाता हूँ। अच्छा जी, ये कहानी आप बाद में सुनाइएगा, पहले चलकर कुछ खा लीजिए। इस लैंडलाइन की वजह से सुबह से आपने कुछ खाया नहीं है, याद भी है आपको? अरे हाँ, बहुत तेज भूख लगी है, चलो जल्दी से कुछ खाने को दे दो, आज दादा पोता साथ में खाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं।